हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बाजीराव आईएएस एकेडमी। टुडे इज 4th of September and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. But as you all know, दिन की शुरुआत हम कुछ ethical terms के definitions और examples के साथ करते हैं। तो आज का हमारा जो ethical terms है वो है moral policing। तो moral policing का हिंदी मतलब होता है नैतिक पुलिसिंग। क्या है ये मोरल पॉलिसी? बेसिकली जब कोई व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, एसोसिएशन नैतिकता के आधार पर कोई भी डिसीजन को, एक्शंस को जज करता है, बिलीफ सिस्टम को, कल्चर को जज करने का प्रयास करता है, तो उसे हम मोरल पॉलिसिंग कहते हैं। और इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकता है, जैसे फीमेल अटायर, यानी कि महिलाओं के कपड़े के पहनावे पर सवाल खड़े किए जाते हैं। अरे वो शॉर्ट्स पहनती है या फिर जो कपड़े का ढंग है वो सही नहीं है, इस प्रकार की हम जजमेंट करते हैं। उसी प्रकार से जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या हैरेसमेंट किया जाता है, या फिर इंटर रिलीजियस मैरिजेज को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। जबकि हमारे संविधान की बात करें तो इंटर रिलीजियस मैरिजेज को प्रमोट करने की बात कही गई है। बट आपको भी पता है कुछ ग्रुप्स जो हैं ये इसके अगेंस्ट में जाते हैं और फिर इंटर रिलीजियस मैरिजेज को अवॉइड करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है, आप इस एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हैं। अगर हम फर्दर डिटेल की बात करें मोरल पॉलिसिंग की, तो इसको हम विजिलेंटिज्म भी कहते हैं, यानी कि इट रिफर्स टू एन एक्शन बाय द विजिलेंट ग्रुप्स टू इन्फोर्स ए पार्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट इन सोसाइटी। अब आप थोड़ा सा समझिए कि जो मोरल पॉलिसिंग है ये बेसिकली जो बिलीफ सिस्टम एग्जिस्ट कर रही होती है सोसाइटी में उसको कंटिन्यू रखने का प्रयास किया जाता है, उसमें चेंजेस लाने को अवॉइड किया जाता है ना। जो सोसाइटी में ट्रेडिशन चल रही हैं, कल्चर चल रही हैं, उसको ही कंटिन्यू करवाने का प्रयास किया जाता है। अगर कुछ चेंजेस आती हैं, कुछ लिबरल प्रिंसिपल्स आती हैं, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है मोरल पॉलिसिंग, इन सिंपल शब्द। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल्स भी डिस्कस की, हमने कंटेक्स्ट भी डिस्कस किया। एंड आप हमें बताइए कि जो मोरल पॉलिसिंग है क्या वो संविधान के अनुसार हो सकती है या फिर संविधान के विरोध में हो सकती है या फिर दोनों हो सकती है। इस पर आपको सोचना है और आपको कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करनी है। शिफ्टिंग आवर फोकस टू आवर आर्टिकल्स ऑफ डिस्कशन, बट बिफोर दैट अगर आपको हमारे लेक्चर सीरीज अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चाहिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस आर्टिकल डिस्कशन का लाभ उठा सके। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिस्कशन होता है वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होता है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ आर्टिकल के लाइन बाय लाइन पढ़ा दिए, हमने आपको बेसिक ओवरव्यू देने का प्रयास करते हैं और कंसेप्ट को लिंक करते हैं करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ। बिकॉज इतिहास गवाह है कि जो आपका क्वेश्चंस यूपीएससी मेंस में पूछे जाते हैं तो वो सिर्फ स्टैटिक से नहीं होता है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स की क्लिपिंग्स को उठाकर क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। एंड डेफिनेटली इसीलिए कहा जाता है यूपीएससी इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन, बिकॉज जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायनेमिक होते हैं। अगर स्टैटिक होगा तो कोई भी व्यक्ति उस स्टैटिक सिलेबस को पढ़कर क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन नहीं। क्यों? बिकॉज डायनेमिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको प्रॉपर तरीके से एडिटोरियल डिस्कशन समझने चाहिए एंड उसके जो पॉइंटर्स है, कीवर्ड्स है, नोट्स है, उसको भी एक्सट्रैक्ट आउट करना चाहिए ताकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका जा सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ टॉपिक पढ़ लिए तो आपका काम हो गया, नहीं, उस पर थोड़ा एनालिसिस करना होता है, थोड़ा विचार करना पड़ता है, एग्जाम्पल्स कोट करने पड़ते हैं, तब जाके आपके जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें वो इंटर करता है। दैट्स द प्रोसेस एंड इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कंटिन्यूटी बनाकर आपको रखनी है। तो ये प्रोसेस आपका इवॉल्व होता जाएगा और आपकी जो माइंड की कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी, सोचने की, एक्ट करने की, थिंक करने की, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने के मिलेंगे। और एक और फायदा होता है एडिटोरियल डिस्कशन का, जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो जाहिर सी बात है इंटरव्यू में करंट अफेयर्स के टॉपिक जो न्यूज में रहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। तो इससे आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव बनेगा एंड आप अपने आप को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरव्यू पैनल के सामने, आप अपने नॉलेज को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ बेसिक ओवरव्यू दिया। तो आज हम दो महत्वपूर्ण आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर डिस्कशन करने वाले हैं। पहला है आपका
जो आदित्य L1 मिशन इसरो ने लॉन्च किया, दैट्स ए सक्सेसफुल माइलस्टोन ऑफ इंडियाज कैपेबिलिटी इन enhancing their space programs as compared to the various nation। आप देख सकते हैं कितने कम रिसोर्सेस में, कितने कम मनी में ये जो आपका मिशन है वो लॉन्च किया जाता है। इससे पहले चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया, उसके बाद बैक टू बैक आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया। तो आप समझो कि जो आपका इसरो है वो छक्के पे छक्का और चौके पे चौका ही मार रहा है। दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ आवर रिसर्च टीम एंड एसोसिएशन। और जो दूसरा आर्टिकल है वो बेसिकली आपका साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेकर है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस मतलब क्या होता है उसको थोड़ा समझना होगा। एज वेल एज हम देखेंगे कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस के प्रोज और कॉन्स क्या है। आखिरकार साइमल्टेनियस इलेक्शन संभव है भी या फिर सिर्फ डिस्कशन पेपर में संभव है, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। और आपको कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो यूपीएससी मेंस में पूछा गया है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। Simultaneous elections to the Lok Sabha and state assemblies will limit the amount of time and money spent in the electioneering, but it will reduce the government's accountability to the people. Discuss 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, बिकॉज उस समय ये मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ था, ठीक है, एंड फिर से ये मुद्दा लौट कर आ गया है, तो क्वेश्चन पूछने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही आपको ट्रैक करना पड़ता है, जो इश्यूज न्यूज में है चांसेस है कि वो आपका क्वेश्चंस में रिफ्लेक्ट हो जाए। आपको डिफरेंट एंगल्स पर ध्यान देने हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है कि फेडरलिज्म पर इसका क्या असर पड़ेगा। जैसे ये भी बोला जा रहा है कि इससे अकाउंटेबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं अकाउंटेबिलिटी को लिंक कर दिया गया है साइमल्टेनियस इलेक्शन से, उसके बाद डेमोक्रेसी को लिंक कर दिया गया है साइमल्टेनियस इलेक्शन से। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते और ऐसे ही आपको सोचना है, और ऐसे सोचने की क्षमता तभी आएगी जब आप एडिटोरियल डिस्कशन को सुनेंगे, समझेंगे एंड उस पर एनालाइज करेंगे। बिकॉज नॉलेज इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस, टाइम लेता है ये आपका इवॉल्व होने में, लेकिन वंस इट इवॉल्व उसके बाद आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इन योर राइटिंग्स व्हेन यू विल राइट द मेंस आंसर। तो ये हमने यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस को दिखाया है। नाउ एक प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे सोलर फ्लेयर्स के बारे में, तो वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेक्निक अपनाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। ये ऐसी टेक्निक है जो एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र है, लेकिन चूंकि अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो रहा है यूपीएससी के पैटर्न में, तो थोड़ा सा आपको मोर डीपर थिंक करने की जरूरत है, ताकि आप जो यूपीएससी के बंधन है प्रीलिम्स क्वेश्चन के उससे बाहर निकल सके। तो थोड़ा सा यूपीएससी पीवाईक्यू पर भी आपको फोकस करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप सामान्य तरीके से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, एंड इट विल हेल्प यू इन गेनिंग मार्क्स बाय एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर अटेम्प्ट करना है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं सोलर फ्लेयर्स के आर्टिकल को डिस्कस करूंगा उसके बाद आप चीजें समझ जाएंगे आराम से, एंड यू हैव टू क्वेश्चन एंड आंसर द topic. So shifting our focus to editorial discussion that will be covered under GS paper 3 and it is related to this topic. You can link with that. तो सबसे पहली बात तो ये कि चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद ठीक लगभग एक सप्ताह के बाद आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया गया इसरो के द्वारा, द मिशन टू सन। तो बेसिकली ये दिखाता है कि इसरो स्पेस मिशन के लीडरशिप में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मिशन का क्या एम है, तो जो सन है ना, जो हमारा स्टार है, ठीक है, इसमें बहुत सारी सीक्रेट्स शामिल हैं। उस सीक्रेट्स को एक्सपोज करेगा। क्या क्या सीक्रेट्स हैं? सीक्रेट्स हैं आपके जैसे सोलर फ्लेयर्स इमिशन होता है, या फिर आपका कोरोनल मास इजेक्शन जिसको आप कहते हैं, ठीक है, या फिर एक और इश्यू चलती है कि आखिरकार सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है वहां पर टेम्परेचर क्यों ज्यादा है, जबकि होना ये चाहिए कि सन के जो इनर कोर है, कंपोजिशन है, वहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा क्यों है? तो आखिरकार इन पर अभी पूरी तरीके से साइंटिफिक स्टडी नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूट करेगा इन फील्ड में टू फर्दर एलोबरेट द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ दीज टॉपिक्स। So that's the core of the mission, and also India, after achieving this,
is a front runner in international leadership in the space exploration. अब ये जो आपका आदित्य L1 मिशन है, इसमें 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, 4 रिमोट सेंसिंग एंड 3 इन सितु है। और इन सितु का मतलब जो भी आपके इमिशंस होते हैं उसके डायरेक्ट सैंपलिंग करे जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 7 है, ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप इमेज में देख सकते हैं कि जो सन है ना, ये काफी विशाल है। इनफैक्ट जो 99% ऑफ द मास ऑफ आवर सोलर सिस्टम वो आपका सन में शामिल है। दैट द इंपॉर्टेंट ऑफ द सन। एंड सन में होता क्या है, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम फ्यूज करते हैं, मिक्स होते हैं, और फिर इंटेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, और उसी रिलीज के दौरान आपका सोलर फ्लेयर्स भी इमिट होते हैं। और सोलर फ्लेयर्स इतना खतरनाक कि मान के चलिए कि अर्थ को काफी तरीके से ये प्रभावित करता है। इनफैक्ट अर्थ के जो सैटेलाइट्स हैं, जैसे हमारा जीपीएस नेविगेशन, या फिर हम जो है बहुत सारे सैटेलाइट्स अपने स्पेस में कम्युनिकेशन सैटेलाइट सब लगा के रखें, तो ये जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो जब ये इंटरेक्ट करेंगे हमारे सैटेलाइट से तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दैट्स वाई जो साइंटिस्ट हैं, जो कंपनीज है, उनको काफी ज्यादा चिंता रहती है कि इसका इम्पैक्ट बड़ा ही खतरनाक हो जाता है इन सब ऑब्जेक्ट्स पर। ये चीज हमने आपको डिस्कस किया, होप यू अंडरस्टूड। तो ये आपका इमेज आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पर, ये आपका सोलर फ्लेयर का दिया गया। ये आप देखिए, ये सोलर फ्लेयर निकलता है, स्पेस में ट्रेवल करता है एंड अल्टीमेटली अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी इंटर करता है। तो बीच में आप देख रहे हैं ये जो आपका आदित्य L1 सैटेलाइट जो भी है वो यहाँ पर L1 पॉइंट पर प्लेस किया जाएगा, और ये जो है इन सोलर फ्लेयर्स की स्टडी की जाएगी, ठीक है। जो आपके डाटा आएंगे उसको एनालाइज किया जाएगा, फिर पता लगाया जाएगा बहुत सारे इवेंट्स के बारे में जो अभी भी अननोन है, जो अभी भी सीक्रेट मोड में छाए हुए हैं। ये सब कुछ डिस्कशन होगा। अब बात करते हैं कि आखिरकार सन को क्यों चुना गया है। तो सन में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, मैंने आपको बताया। सोलर विंड को आपको समझ लेना है बिकॉज इस पर क्वेश्चंस आए हैं। सोलर विंड इज बेसिकली द चार्ज पार्टिकल्स विच आर इमिटेड फ्रॉम द सन, दैट इज योर फ्रॉम द सन्स कोरोना। एंड सन का जो कोरोना है वो आउटर मोस्ट एटमोस्फेयर है सन का, ये ध्यान रखना है। मैं आपको एनिमेशन के माध्यम से बताता हूं कि क्या है आपका सोलर विंड। यहाँ पर आप देखिए, जो आपका वीडियो दिख रहा है इसमें किस प्रकार से सन जो है वो आपका सोलर फ्लेयर इमिट कर रहा है। एंड ये जो सोलर फ्लेयर इमिट हो रही है एक्चुअली ये पूरे स्पेस में ट्रेवल करने का प्रयास करती है, हमारे सोलर सिस्टम में ट्रेवल करने का प्रयास करती है। एंड एक्चुअली ये फिर जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती हैं तो फिर ये हमारे सैटेलाइट्स को भी डैमेज करने का पोटेंशियल रखती है। दैट्स द क्रक्स, आप समझ सकते हैं इस एनिमेशन के माध्यम से। तो एक तो ये हो गया, आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, और होप कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो हमने PYQ में प्रीलिम्स का पूछा है, क्योंकि यहाँ से आपका आंसर समझ में आ जाएगा अगर आपने अच्छे से आर्टिकल को समझा है। दूसरा है आपका कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम। कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर इज 1000 टाइम्स हॉटर देन द सन सरफेस। क्यों ये हॉटर है, तो इस पर ही सवाल खड़े उठते हैं, तो इसका भी पता लगाया जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया। नाउ फॉर द अनदर क्वेश्चन कि आखिरकार L1 पॉइंट चूज क्यों किया गया, L1 पॉइंट है क्या। L1 का डिटेल की बात करें तो इसका मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना आपका कि जैसे सन का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। अब आप हमें एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि लेट से हमने एक सैटेलाइट प्लेस कर दिया और सन और अर्थ, ठीक है, वो दोनों बगल में बैठे हुए, तो आप बताइए कि सैटेलाइट किसके डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो लेट से कि अगर जो सैटेलाइट है वो अर्थ के ग्रेविटी में ज्यादा है तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। सन के ग्रेविटी में ज्यादा है, यानी कि ग्रेविटी अट्रैक्शन ऑफ द सन इज मोर देन द अर्थ, तो फिर वो सन के तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा भी हम पॉइंट चुन सकते हैं इन द स्पेस ऑर्बिट कि अगर हम उसको प्लेस कर देते उस पॉइंट पर, तो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सन है या फिर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है, दोनों बराबर हो जाए। बराबर होने से क्या होगा, वो जो आपका सैटेलाइट है या ऑब्जेक्ट है वहीं स्थिर हो जाएगा, वो किसी के अट्रैक्शन में नहीं आएगा। तो इससे क्या होता है, आपका
जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है सन का या फिर अर्थ का वो बराबर हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए वो उस पॉइंट पर स्टिक रहता है। एंड दैट्स वाई इस पॉइंट को चुना जाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द सन एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग द डाटा ऑफ दीज क्रेडेंशियल्स। तो होप यू अंडरस्टूड द L1 पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए जो आपके लैंग्वेज पॉइंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पॉइंट है, L1 L2 L3 ये डिफरेंट पॉइंट्स आपको इमेज में दिख रहे होंगे। यहाँ पर आप देखिए ये आपका L5 है, L3 है, ये आपका L4 है, ये L1 है। अब यहाँ पर L1 को आप सही से देखिए कि वो आपका कहाँ पर लोकेटेड है, सन है और ये आपका अर्थ है, और सन और अर्थ के बीच में जो आपका लगभग मान के चलिए कि 1.5 मिलियन किलोमीटर जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ, वहां पर आपका L1 पॉइंट है। और टोटल डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ वो क्या है आप हमें बताइए। इट इज बेसिकली 150 मिलियन किलोमीटर। तो ये आपका L1 पॉइंट पर आदित्य L1 को रखा जाएगा। तो आप समझिए कि इससे आपका लूनर इक्लिप्स हो या फिर सोलर इक्लिप्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को। एंड ये अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू स्टार का या सन का कलेक्ट करता रहेगा। नहीं तो क्या होता है, लेट्स से कि लूनर इक्लिप्स हो गया या फिर सोलर इक्लिप्स हो गया, तो ऐसे में जो सैटेलाइट है उस समय वर्क नहीं कर पाएगी, इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपका L1 पॉइंट पर रखने का। तो होप यू अंडरस्टूड। एंड साथ ही साथ ये भी एक पॉइंट होता है कि जो डाटा ट्रांसमिशन है वो फास्ट हो, क्विक हो, ताकि हम उसका एनालिसिस कर सकें। नहीं तो हम और भी ज़्यादा दूर प्लेस कर सकते थे, लेकिन हमने L1 पॉइंट को चुना ताकि जो डाटा ट्रांसमिशन हो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो। तो होप यू अंडरस्टूड। ये जो L1 मिशन है गिव्स द इंडियन स्पेस प्रोग्राम एंड द नेशनल सोलर फिजिक्स कम्युनिटी वन मोर बाउंड्री टू पुश। तो ये हमारा दिखाता है कि किस प्रकार से जो इसरो की पोटेंशियल है एज वेल एज इंडियन साइंटिस्ट का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, और हम काफ़ी तेजी से स्पेस सेक्टर के एक्सप्लोरेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और क्वेश्चंस आपका इस बार आने वाला होगा स्पेस मिशंस को लेकर, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इस साल का जो मिशन है वो नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपका गगनयान मिशन अभी लॉन्च होने वाला है, या फिर आपका जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, मार्स ऑर्बिटल मिशन लॉन्च हुआ, या फिर आपका वेरियस सैटेलाइट्स इसरो लॉन्च करता है डिफरेंट देशों का। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है? दिस ऑल इंडिकेट्स कि हम जो है स्पेस सेक्टर की दुनिया में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो दैट्स द कोर crux of the article. Now shifting our focus to second editorial discussion that will be covered under GS paper 2, and it is related to simultaneous elections for the Lok Sabha and the State Legislative Assembly, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में वन नेशन वन इलेक्शन का भी नाम दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, वन नेशन वन इलेक्शन में इसको समझिए कि जैसे एक देश और एक चुनाव। एक चुनाव कब होगा? जब आपका लोकसभा का इलेक्शन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन एक साथ हो जाए। अभी क्या होता है कि आप देखते हो हर साल कोई ना कोई स्टेट में इलेक्शंस होते रहती है। इससे क्या होता है, हमेशा जो कंट्री है वो इलेक्शन के ही मोड में रहता है। जो ऑफिशियल्स हैं, जो आपके लीडर्स है, पता चला कि वो डेवलपमेंट की जगह पर प्रचार प्रसार ही कर रहे हैं, कैंपेन में एंगेज्ड है, ठीक है, और साथ ही साथ पैसे भी काफी ज्यादा खर्च होते हैं। तो ये सब कुछ इश्यू समाज में चल रही थी। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए ये कंसेप्ट वन नेशन वन इलेक्शन का लाया जाया गया है। तो हम देखेंगे पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर कि आखिरकार इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, इसके निगेटिव्स क्या है। बिकॉज ये आर्टिकल काफी सुंदर है, यूं कह सकते हो कि काफी अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं। इनमें आपका लॉ कमीशन के कुछ रिपोर्ट्स की भी बात की गई है, जिसको आपको मेंस आंसर राइटिंग में इंटीग्रेट करना है। बिकॉज आफ्टर इंटीग्रेटिंग तो एक वैल्यू बढ़ जाती है कि आपने सब्सटेंशिएट किया पॉइंट को विद द रिपोर्ट। तो ऐसे में जो एग्जामिनर आपका आंसर चेक करेगा तो मान के चलिए कि आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसके डिटेल में और क्या हम बात बोले, ठीक है। आपको भी कभी देखते होगे कि कोई फैक्ट से अगर सब्सटेंशिएट करते हैं तो आपको वो आर्टिकल काफी अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज आपको पता है कि हाँ एक प्रूफ है। तो दैट इज द इश्यू।
तो बेसिकली डिबेट चल रही है अराउंड वन नेशन वन इलेक्शन, मैंने आपको बता दिया। और इसके लिए एक कमेटी भी गठित की गई है, आपको ध्यान रखना है इस कमेटी का नाम फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, और उस कमेटी का नाम दिया गया है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के नाम पर। एंड अल्टीमेटली ये एक्सप्लोर करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन की क्या फिजिबिलिटी है, क्या कुछ चुनौतियां आ सकती है, एंड क्या हम आगे इसको देश में इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे, क्या संवैधानिक हर्डल्स आ सकती हैं, क्या लीगल हर्डल्स आ सकती है, इन सब मुद्दों पर डिस्कशन होगा इस कमेटी के अंतर्गत। तो स्टेप नंबर 1 कमेटी एंड फॉर द वन नेशन वन इलेक्शन प्लान। तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हमने बता दिया कि बेसिक ओवरव्यू क्या है। एंड ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि लेट्स से कि क्या साइमल्टेनियस इलेक्शंस आजादी के बाद कभी एक साथ हुए हैं क्या? तो थोड़ा सा सोचिए, बिल्कुल सही सोचा है आपने, साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुआ करते थे 1951-52 के दौरान, जब हमारा देश बेसिकली संविधान का इन्फोर्समेंट हुआ 1950 में। तो जाहिर सी बात है इलेक्शंस तो हो नहीं थे सीट्स के, तो अल्टीमेटली जो आपका इलेक्शन कमीशन है उस समय इन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाया फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड फॉर द लोकसभा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लगभग तीन लोकसभा इलेक्शंस तक आपका साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपका साइमल्टेनियस इलेक्शंस में रंग भंग हो गया। कैसे रंग भंग हो गया? बिकॉज जो स्टेट है ना वहां पर कहीं कहीं प्रेसिडेंट रूल लग जाने लगे, एज वेल एज आपका जो लीडर्स है, बिकॉज ऑफ द राइज इन पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, वो लीडर्स डिफेक्ट करने लगे। उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो मेजोरिटी पार्टी है, डोमिनेटिंग पार्टी, वो कांग्रेस थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया रीजनल पार्टीज आते गए, ठीक है, तो वो रीजनल पार्टीज रीजनल इंटरेस्ट पर ज्यादा फोकस करते थे, इसीलिए लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते थे। इसीलिए जो आपके इलेक्शंस में विनिंग होती थी वो रीजनल पार्टीज की होने लगी धीरे धीरे। तो ऐसे में क्या था कि आपका कभी कभी प्रेसिडेंट रूल लग जाता था, कभी कभी आपका जो मेंबर्स हैं पार्टीज के वो डिफेक्ट करके दूसरे पार्टीज में चले जाते थे, तो फिर आपका हाउस भंग हो जाता था, ठीक है। तो ये सब मुद्दा आपका प्रभावित करता था और इसने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया साइमल्टेनियस इलेक्शन को। और आज आप देखते हो कि लगभग मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स डज नॉट हैव साइमल्टेनियस इलेक्शन विद द लोकसभा। सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी आपका साइमल्टेनियस इलेक्शन लोकसभा के साथ होता है, और वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। 1 2 3 4, अच्छा मैंने 5 बोल दिया, तो 4 ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड जो बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताने का कोशिश किया। तो क्यों सब डिस्टरबेंस आ गई, प्रेसिडेंट रूल लगने लगा, डिफेक्शंस, काउंटर डिफेक्शंस बिटवीन द पार्टीज, ये सब चीजें होने लग गई, तो दैट अफेक्टेड। तो बात वही होती है ना, अगर हम फिर से साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो लेट्स से कि प्रेसिडेंशियल रूल फिर से लग गई, लेट्स से कि पार्टीज डिफेक्ट होने लगे, पार्टीज में नो कॉन्फिडेंस आ गया, तो फिर ऐसे में फिर तो आपका अर्लियर डिसोल्यूशन हो जाएगा। एंड इफ देयर इज एन अर्लियर डिसोल्यूशन, तो फिर तो या तो प्रेसिडेंट रूल लगाइए या फिर आप इलेक्शंस करवाइए। अगर आप प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं तो फिर तो आपको लंबे समय तक, जब तक आपका टेन्यूर ओवर ना हो जाए, तब तक आपको प्रेसिडेंट रूल लगा कर रखना पड़ेगा। या फिर अगर आप इलेक्शंस करवाते हैं फिर तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस की जो पॉलिसी है वही भंग हो गई। तो दोनों तरफ आपका कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो अगर हम बात करें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, तो 2018 में बेसिकली लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे जस्टिस BS चौहान, तो उन्होंने एक रिपोर्ट ड्राफ्ट तैयार किया। इसमें क्या बोला गया कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस है वो फिजिबल नहीं है विद इन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाई मैं आपको बोलता हूं इस रिपोर्ट का आपको मेंशन करना है, बिकॉज प्रोज और कॉन्स लिखेंगे तो आपको इन रिपोर्ट्स का मेंशन करना है, ठीक है। तो और क्या बातें बोली गई इस रिपोर्ट में, तो बेसिकली बोला गया कि अगर आपको साइमल्टेनियस इलेक्शन करने तो पहली बात तो ये है कि कुछ लॉज पॉलिसी हमें अमेंड करने पड़ेंगे, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एज वेल एज रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, इन सब में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा अमेंडमेंट तो यही होगा कि चूंकि ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है इट विल अफेक्ट द स्टेट रिलेशंस, तो डेफिनेटली संविधान में एक प्रोविजंस होता है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट जो स्टेट के इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगा तो मेजोरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसे पास करना पड़ेगा, उस बिल को, उस अमेंडमेंट बिल को
विथ सिंपल मेजोरिटी। तो होप आपने पॉलिटी में ये सब कंसेप्ट समझे होंगे, सुने होंगे, तभी जाके आप लिंक कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप, ठीक है। तो रेटिफिकेशन चाहिए होगा, जो कि एक मुश्किल सा फेज हो सकता है। जैसे जीएसटी को इम्प्लीमेंट करवाने में इतना ज़्यादा समय लग गया, क्यों? क्योंकि जो आपका स्टेट है ना, मेजोरिटी ऑफ द स्टेट, वो आपका टारगेट नहीं पहुंच सका था। दैट्स वाई जीएसटी में आने में डिले हुई थी, ठीक है। ये चीज़ें तो सिग्निफिकेंस क्या होता है अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात करें, तो अगर हम रिपोर्ट की ही चर्चा करें तो इसमें बोला गया है कि पहली बात तो पब्लिक मनी सेव होगी, बहुत सारे पब्लिक मनी बचेंगे, एज वेल एज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार इलेक्शंस में लगे पड़े रहते हैं। जैसे लेट से कि आपका नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुआ तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया जाएगा, या फिर लेट से कि आपके अदर बॉर्डरिंग एरियाज में चुनाव हुआ तो फिर वहां पर आपको डिप्लॉय करने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें लगातार चलती रहती हैं अगर आपका हर एक साल इलेक्शंस होगा तो, एज वेल एज और क्या पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस होगा, तो टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, एज वेल एज जो गवर्नमेंट है, जो लीडर्स है, वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर ज़्यादा फोकस करेंगे रेदर देन कैंपेनिंग इन द इलेक्शन, ठीक है। नहीं तो आप देखिए कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो पता चला कि जो भी लीडर्स हैं वो कैंपेन करने चले जाते हैं एंड उनका मेजोरिटी ऑफ द टाइम कैंपेन में जाता है, साथ ही साथ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस भी हो जाती हैं, ठीक है। अपोजिशन ने कुछ बोल दिया, गवर्नमेंट ने कुछ बोल दिया, उसी पर पूरा युद्ध छिड़ा रहता है। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती है। तो आखिरकार कंसर्न्स की बात करें तो कंसर्न्स में सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको फिजिबिलिटी को लेकर। फिजिबिलिटी में क्या है कि पहली बात तो ये कि आपको ही पता है आर्टिकल 83 क्लाउज 2 एंड आर्टिकल 172 की बात करें तो इसमें क्या बोलता है कि लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्यूर है वो 5 साल तक होगा अनलेस डिसॉल्व। लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान में हाउसेस को डिसॉल्व करने के प्रोविजंस है, खासकर जो आपका लोकसभा है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो अर्लियर उसे डिसॉल्व किया जा सकता है, 5 साल पहले उसे डिसॉल्व किया जा सकता है। तो जब डिसॉल्व होता है तो कैसे हो सकता है, या तो हम प्रेसिडेंट रूल लगा दे, या फिर क्या होता है कि आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाए, या फिर लीडर्स डिफेक्ट कर जाए टू द डिफरेंट पार्टी, तब भी आपका डिसॉल्व हो सकता है। तो ये सब कंडीशंस तो आने वाले समय में भी आएंगे ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं आएगा। तो अगर ऐसी चीज़ें आती है तब कैसे हैंडल किया जाएगा, क्योंकि आप प्रेसिडेंट रूल लंबे समय तक नहीं लगा सकते। क्यों? बिकॉज फेडरलिज्म के अगेंस्ट हो जाएगा, जबकि हमारा संविधान फेडरलिज्म की डीप बातें करता है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम इलेक्शन कंडक्ट करवा देंगे विद इन द पीरियड जब हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, तब तो फिर से वही चीज़ पर रिपीट हो गए कि हमें इलेक्शन तो करवाना ही पड़ रहा है, तो कैसे क्या होगा। तो एक ये होता है फिजिबिलिटी को लेकर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगेंस्ट फेडरलिज्म, बिकॉज अगर हम आर्टिकल 1 की बात करें तो इसमें इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, स्टेट्स को भी काफ़ी अहम इंपॉर्टेंट बात एंड पावर दी गई है। तो इट कैन गो अगेंस्ट फेडरलिज्म एज वेल एज दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो प्रेजेंट सिस्टम है आपका वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। कैसे स्ट्रेंथन करता है? अकाउंटेबिलिटी लाकर। जैसे अगर लेट से कि एक साथ चुनाव होते हैं तो पता चला कि जो आपका नेशनल गवर्नमेंट है उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर पूरा जनता को प्रभावित किया एंड बिकॉज ऑफ दैट जनता ने उसे वोट दे दिया, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो चाहे आपका नेशनल इलेक्शन हो। तो ऐसे में क्या होगा कि 5 साल तक तो मुक्ति हो गई। तो ऐसे में अगर लेट से कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेना चाहे वो जनता के हित में हो अहित में, तब तो कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाला नहीं होगा। ये सब कुछ चिंताएं निकल कर आती है। तो अभी क्या होता है कि लेट से कि अभी कोई अगर गवर्नमेंट गलत एक्शन करती है, पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, तो फिर अगले साल या फिर अगले चुनाव में उनको सबक सिखा सकती है। तो ये सब कुछ बातें हैं। एज वेल एज प्रिवेंटिंग मिक्सिंग ऑफ नेशनल एंड स्टेट इश्यूज एंड दैट इंश्योर्स ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो नेशनल के मुद्दे हैं वो जो पीपल है वो नेशनल ग्राउंड पर जज करते हैं एंड स्टेट में डिफरेंट इश्यूज हो सकती है, तो उसको आप नेशनल ग्राउंड पर जज करेंगे तो फिर तो स्टेट की जो इश्यूज है वो झप जाएंगी, शांत हो जाएंगी। तो दैट इज द क्रक्स ऑफ द आर्टिकल। होप यू अंडरस्टूड इन ग्रेट डिटेल। हमने आपको 2 आर्टिकल तरीके से समझाए हैं एंड बस आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। अब आराम से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन में क्वेश्चंस है मेंस और यूपीएससी प्रीलिम्स का, एंड यू कैन अटेम्प्ट एंड यू कैन generate your points in your own words. So friends, आज के लिए इतना ही। We'll meet again with the next discussion. Be energetic, be focused, and thank you very much for the discussion.